आज की हिंदी की क्लास में एक तरफ शुरुआत में कुछ मुहावरे लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके अर्थ लिखे गए हैं, जो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये सही मैच नहीं है। अब आपको इनका विचार करना है कि कौन से मुहावरे का मीनिंग कौन से नंबर पर जाएगा, कौन से मुहावरे का मीनिंग कौन से नंबर पर जाएगा। विचार कीजिएगा, जरा ध्यान से एक बार विचार कीजिए। हो गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं थे, इजी ही है। देखिएगा जरा, सबसे पहले लिखा गया है सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना मीन्स होता है दुविधा में पड़ना। कहीं लिखा होगा, इसका जाएगा यहां, सांप छछूंदर की गति होना मीन्स होता है दुविधा में पड़ना। आगे दाल में काला होना अर्थात कुछ शंका होना। दाल में काला होना अर्थात मीन्स कुछ शंका होना। आगे कहा गया है दमड़ी के तीन होना अर्थात बहुत सस्ते होना पर जाएगा। और आगे पानी पीकर कोसना मीन्स होता है निरंतर गालियां बकते रहना। पानी पीकर कोसना मीन्स होता है निरंतर गालियां बकते रहना। मैं कुछ और मुहावरे बोलने का प्रयास करता हूं, आप बताइएगा जरा आंसर इनके। देखिएगा, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कोल्हू का बैल होना मुहावरे का मीन्स क्या होता है। कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना मीन्स होता है निरंतर कार्य में लगे रहना, निरंतर कार्य में लगे रहना। आगे बताइए चांद पर थूकना मीन्स क्या होता है। चांद पर थूकना, निष्कलंक पर कलंक लगाना। चांद पर थूकना मीन्स होता है निष्कलंक पर कलंक लगाना। आगे बताइए जरा कि दो नावों में पैर रखना मीन्स क्या होता है। दो नावों में पैर रखना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। दो नावों में पैर रखना मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण करना। आगे बताइए सब्ज बाग दिखाना मीन्स क्या होता है। सब्ज बाग दिखाना मीन्स झूठा आश्वासन देना। सब्ज बाग दिखाना मीन्स क्या होता है, झूठा आश्वासन देना। आगे बताइए आम के आम गुठलियों के दाम मीन्स क्या होता है। आम के आम और गुठलियों के दाम दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम मीन्स क्या होता है, दोहरा लाभ होना। आगे बताइए पांचों उंगलियां घी में होना मतलब चारों तरफ से आमदनी ही आमदनी होना। आगे बताइए ऐरा गहरा नत्थू खैरा, बेकार बेफिजूल का आदमी। ऐरा गहरा नत्थू खैरा, बेकार बेफिजूल का आदमी, इसका मीनिंग होता है। आगे दाल भात में मूसल चंद का मीनिंग क्या होता है। दाल भात में मूसल चंद अर्थात बेकार में दखल देना। दाल भात में मूसल चंद मीन्स होता है बेकार में दखल देना। आगे बताइए सांप को दूध पिलाना मीन्स क्या होता है, बुरे के साथ नेकी करना। सांप को दूध पिलाना मीन्स होता है बुरे के साथ नेकी करना। आगे और बताइए जरा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का मीन्स क्या हो जाएगा। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का मीन्स होता है कि कहीं का न होना, कहीं का ना होना। एक और सुनिएगा, अगर पूछ ले जहाज का पंछी होना मतलब क्या होता है, तो जिसका कोई और ठिकाना ना हो। जहाज का पंछी होना मीन्स होता है जिसका कोई और ठिकाना ना हो। आगे बताइए जरा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब होता है, ईंट का जवाब पत्थर देने से मतलब होता है कि चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। आगे और बताओ जरा कि मक्खी चूस होना मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा कंजूस होना। एक लोकोक्ति है कि गूंगे का गुड़ होना, गूंगे का गुड़, गुड़ समझे मीठा होता है, गूंगे का गुड़ होना मतलब अनुभव व्यक्त न कर पाना। गूंगे का गुड़ होना मीन्स होता है अनुभव व्यक्त न कर पाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज, एक वाक्य लिखा गया है कि नाव जल में तैरती है। इसमें आपको यह बताना है कि नाव जल में तैरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग में लाया गया है। नाव जल में तैरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग में लाया गया है। उम्मीदें हैं समझ आ गया होगा। इसमें लाया गया है अधिकरण कारक। कहां तैरती है, जल में तैरती है। देखिएगा कारक क्या है, कारक, कारक को समझेंगे अब। कारक होता है कि वाक्य में जिसका भी संबंध क्रिया के साथ हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इस वाक्य में क्या है कि वाक्य में क्रिया का संबंध जिसके भी साथ हो उसे कारक कहते हैं। इस पूरे के पूरे वाक्य में आप देख करके बताइएगा कि कौन सा वो शब्द है जो क्रिया है। तैरना, तैरना क्रिया है। अब मैं ये कारक को समझा दूं कि जो तैरना क्रिया है, इस तैरने की क्रिया को करता कौन है, नाव। क्या तैरता है, नाव तैरती है, नाव। तो नाव हो गई कर्ता कारक। नाव कैसी कारक हो गई, कर्ता कारक। और नाव जो तैरती है वो किस में तैरती है, तो जल में तैरती है। जल हो गया अधिकरण कारक। कारक की संख्या
फुल होती है। इस तैरने का संबंध नाव से भी है और तैरने का संबंध जल से भी है, अर्थात क्रिया का जिससे भी संबंध है उसे कारक कहते हैं। नाव भी कारक है और जल भी कारक है। नाव कर्ता कारक है क्योंकि वो तैरती है, और जल अधिकरण कारक है क्योंकि वो जल में तैरती है। अगर ये होता कि मल्लाह नाव को जल में तैराता है तो नाव कर्म कारक बन जाता, क्योंकि मल्लाह तैरा रहा है अब क्रिया को। मल्लाह नाव को चलाने वाला व्यक्ति। कारक 8 प्रकार के होते हैं, विभक्तियों की संख्या होती है 6। मैं कुछ और वाक्य अब लिखता हूं, जरा आप मुझे उसमें बताइए जरा कि अगर ये कहा जाए कि अमरोहा शहर मुरादाबाद अमरोहा से बड़ा है, मुरादाबाद अमरोहा से बड़ा है, इस वाक्य में अमरोहा कैसा कारक होगा? इस वाक्य में अमरोहा कैसा कारक होगा? आगे बताइए जरा। माता ने बच्चों को खेलते देखा, माता ने बच्चों को खेलते देखा, इस वाक्य में बच्चों कैसा कारक है? तो पहले अमरोहा वाली कहानी को समझिएगा। मुरादाबाद अमरोहा से बड़ा है, तो मुरादाबाद बड़ा है अमरोहा से कंपेयर की गई है मुरादाबाद की, कि वो बड़ा है। और जब कंपेयर की जाती है और से का प्रयोग होता है तो अपादान लगाते हैं। तुलना करने, रक्षा करने, डरने, निकलने, सीखने की स्थिति में से का प्रयोग होता है तो हम अपादान कारक लगाते हैं। यहां माता ने बच्चों को खेलते देखा। अच्छा, और देखिएगा जरा कि अगर यह लिखा जाता है कि माता ने बच्चों को फल दिए, तो इसमें जो बच्चों को शब्द है, बच्चों को, ये इसमें कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, क्योंकि देने की स्थिति में से का प्रयोग, को का प्रयोग हुआ है तो संप्रदान कारक है। और उसमें खेलते देखा है, कुछ दिया नहीं गया, कुछ किया नहीं गया, तो कौन सा कारक हो जाएगा? बच्चों को अपादान कारक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपादान कारक। कारक आप समझते हैं, ज़्यादा मैं टॉपिक पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कई वीडियो में चर्चाएं कर ली हैं। मैं यहाँ केवल वाक्य बोलूंगा। आप मुझे बताइए, चूहा बिल से बाहर निकला, बिल कैसा कारक होगा? चूहा बिल से बाहर निकला, तो इस वाक्य में चूहा तो कर्ता कारक है, बिल अपादान कारक है, क्योंकि कहां से बाहर निकला है? बिल से बाहर निकला है। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, दूल्हा घोड़े से, घोड़ा कैसा कारक है? अपादान कारक है। अलग हुआ है, अलग होने की स्थिति में से का प्रयोग हुआ है। बताइए, गीता पेन से पत्र लिखती है, पेन कैसा कारक होगा? कर्ण कारक, क्योंकि पत्र को लिखने के लिए किसकी हेल्प ली गई है? पेन की हेल्प ली गई है। आगे चर्चा करते हैं अगले पेज की। अगले प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन है, प्रश्न मैं बोल देता हूं। प्रश्न ये है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग में नहीं लाया गया है? किस वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग में नहीं लाया गया है? ये बात आपको पहचान करके लिखनी है। पहचानिए जरा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण वाला टॉपिक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आप इस प्रश्न को क्लियर कर दीजिए, मात्र 2 मिनट में आपको पूरा विशेषण टॉपिक क्लियर करा रहे हैं। देखिएगा जरा, आंसर जिनका होना था हो गया होगा। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, इसका मतलब मीटर लगा हुआ है तो माप करके लाओगे, और जब माप करके लाते हैं तो परिमाणवाचक हो जाएगा। कैसा होगा? परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक। देखिएगा जरा, परिमाणवाचक हो जाएगा। इसमें चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, कितने ग्राम? 50 ग्राम। माप तोलने वाली बात आई है, ग्राम माप तोलने में, जहां मापने वाली बात आती है वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। सैकड़ों लोग मारे गए, इसको छोड़िए। 1 किलो से ज्यादा आम मत लाना, किलो आम, 1 किलो मात्रक लगा पड़ा है आम के लिए, तो कैसा होगा? परिमाण वाला हो रहा है। लेकिन यहां कहा गया कि सैकड़ों लोग मारे गए, लोगों को गिना नहीं गया, मापा तोला नहीं गया, लोगों को गिना गया है, सैकड़ों लोग मारे गए। तो यहां संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण। और जो संख्यावाचक विशेषण है, इस संख्यावाचक के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर यह कहा जाता कि 100 लोग मारे गए तो निश्चित संख्यावाचक होता, लेकिन यहां कहा गया कि सैकड़ों लोग मारे गए तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण। सबसे पहले विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा कि जब किसी पदार्थ के गुण को बताया जाए, नंबर 1 होता है गुणवाचक,
और गुणवाचक में होता है जैसे गरीब, अमीर, खट्टा, मीठा, तेज, मंद, गहरा, ये सब किस में आएंगे? गुण में आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त नंबर 2 होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण होता है कि जब मापा तोला जाए। इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में यह होगा कि मुझे 2 किलो आलू चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक पता है कि कितने किलो, 2 किलो। अगर ये कहा जाए कि मुझे कुछ किलो आलू चाहिए तो अनिश्चित परिमाणवाचक। उदाहरण और आप मुझे बताइए जरा, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, निश्चित परिमाणवाचक। मीरा ने थोड़ा दूध पिया तो अनिश्चित परिमाणवाचक। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ज्यादा टॉपिक नहीं कराएंगे क्योंकि कम समय में ज्यादा देना है। और आपके जो यूपी पैट है आने वाला, उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। मतलब कि जो कल कैलेंडर जारी किया गया है उसमें यूपी पैट की भी एग्जाम डेट दे रखी है, शायद सितंबर में करा रहे हैं। तो उसकी तैयारी में आपको इसी वीडियो के माध्यम से करनी है। आगे आता है नंबर 3 संख्यावाचक। संख्यावाचक, और जो संख्यावाचक है, संख्यावाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर ये कहा जाए कि मुझे 2 आलू चाहिए तो निश्चित संख्यावाचक, और कहा जाए कि मुझे कुछ आलू चाहिए तो आंसर अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ क्या था कि मुझे कुछ 2 किलो आलू चाहिए, या मात्रक लगा था, और यहाँ मुझे कुछ किलो आलू चाहिए, और यहाँ कह रहे हैं कि मुझे 2 आलू चाहिए और मुझे कुछ आलू चाहिए, मतलब गिन के चाहिए, माप तोल करके नहीं चाहिए। ठीक है। सेना में 10 सैनिक थे तो 10 निश्चित संख्यावाचक है। और निश्चित संख्यावाचक के भी 5 प्रकार हैं, वो 5 प्रकार आपको नहीं बताए जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। आगे आता है नंबर नेक्स्ट सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होता है कि जब कोई सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करने लग जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे मेरे पास अब ये 10 किताबें रखी हैं, 10 किताबें रखी हैं मेरे पास, सामने जो अलमारी है उसमें 10 किताबें रखी हुई हैं, और 10 किताबों में से एक किताब को इशारा करके कहा कि यह किताब हिंदी की है। तो ये 10 किताबों में से वो किताब विशेष होगी, क्योंकि वो कैसी है? वो हिंदी की उसकी विशेषता हो गई। वह जो किताब है वह सर्वनाम है, और वह किताब की विशेषता क्या है कि वो हिंदी की है। तो 10 किताबों में से, या फिर 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे, और 10 बच्चों में से एक बच्चे को इशारा करते कहा गया कि वह बच्चा मेरा है। तो उन 10 बच्चों में से एक बच्चा वो विशेष हो गया, क्योंकि वो मेरा है, ये उसकी विशेषता होगी। वो सब नहीं है मेरे, वो एक मेरा है, और वह सर्वनाम यूज आया है। तो जैसे अगर ये कहा जाए कि यह पुस्तक राम की है, तो इसमें यह बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उन बहुत सारी पुस्तकों में से एक पुस्तक की ओर इशारा करके कहा गया कि यह पुस्तक राम की है। तो यह पुस्तक विशेष हो गई, क्योंकि उसका संबंध केवल राम से है। और क्यों विशेष है? क्योंकि केवल उसी पुस्तक का नाम, 10 पुस्तकों में से एक ही पुस्तक का संबंध राम से है, और किसी पुस्तक का संबंध राम से नहीं है, वो इसलिए विशेष है। आगे पढ़ते हैं जरा, आगे अगले पेज की ओर आएंगे। अगले पेज पर 2 वाक्य लिखे गए हैं, और दोनों वाक्यों में से आपको यह देख करके बताना है कि कौन सा वाक्य इन दोनों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य है इन दोनों में से शुद्ध वाक्य है? अंतर केवल कारक का है। कारक की दृष्टि से एक वाक्य गलत है, एक सही है। आपको सही वाला पहचान लेना है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे या घर में सब ठीक ठाक होंगे? विचार कीजिएगा। उम्मीदें हैं हो गया होगा। जिन अभ्यर्थियों ने लगाया है कि घर में सब ठीक ठाक होंगे, उन अभ्यर्थियों का सही है। बाकी घर पर सब ठीक ठाक होंगे, ये वाक्य गलत लिखा गया है, इसमें कारक चिन्ह की गलती है। आगे बताइए जरा, क्या आप मुझे 2-4 घर के पर्यायवाची बता सकते हैं? घर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? घर का पर्यायवाची होता है निलय। घर का पर्यायवाची होता है सदन। घर का पर्यायवाची होता है आलय। घर का पर्यायवाची होता है निकेतन। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये घर के पर्यायवाची हैं। देखिएगा जरा क्या क्या लिखे गए हैं। निलय, सदन, आलय और निकेतन, ये किसके पर्यायवाची होंगे? ये घर के पर्यायवाची होंगे। अच्छा, एक शब्द और लिखा गया है अनिकेत। ये अनिकेत जो शब्द है, ये अनिकेत किसका पर्यायवाची है? अनिकेत का मीन्स होता है जिसका अपना घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो। अनिकेत का मीन्स होता है जिसका कोई घर ना हो, उसे अनिकेत कहा जाता है। अच्छा, मैंने कल की वीडियो में आपको कुछ
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखाए थे। आज भी मैं कुछ लिखाने का प्रयास करता हूं क्योंकि बहुत सारा डेटा हमें इस वीडियो में कवर करना है, विविध प्रश्न भी करने हैं, एग्जाम में जैसे आते हैं वो भी पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ने का प्रयास करना है और याद भी करना है इसी वीडियो से। तो लिखते हैं जरा कुछ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और केवल एक शब्द ही लिखे जाएंगे, अनेक शब्द आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके एग्जाम की तैयारी करते समय जब भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाए, आपको हिंदी में ऐसा लगने लग जाए कि हमारे विलोम शब्द याद नहीं है, अनेकार्थी, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद नहीं है, आप टेंशन ना लें। आपके माइंड में तुरंत ये बात आ जाएगी कि आप मेरी वीडियो देखें और उसमें आपको रिवीजन का डेटा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि ये सारे वो शब्द हैं जो मेरे मौखिक कितने बार रटे पड़े हैं ये सब। और जब भी आप अब मेरी वीडियो देखने के लिए आएंगे तो एक ही वीडियो में आपको थोड़े से पर्यायवाची रिवीजन हो जाएंगे, अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। आज की शुरुआत की क्लास कुछ मुहावरों के साथ ही हुई थी, तो आप नोटबुक को ना उठाएं, नोटबुक को एक तरफ रख दें, नोटबुक एक तरफ रख दें। आप मेरी वीडियो देखें अगर आपको हिंदी का रिवीजन करना है तो। सबसे पहले अब मैंने कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे गए हैं और आंसर मैं बताऊंगा, फिर आपसे पूछेंगे। देखिएगा, दीर्घ सूत्री का मीन्स होता है कि हर काम को देरी से करने वाला। दीर्घ सूत्री का मीन्स होता है जो हर काम को देरी से करता है, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। और दुर्गम, दुर माने कठिन, गम माने जाना हो जहां, जहां कठिनाई से पहुंचा जाए उसे कहते हैं दुर्गम। और दीर्घ सूत्री ऐसा फॉर्मूला जो काम को करे, सूत्र फॉर्मूला सवाल तो हल कर दे लेकिन दीर्घ यानी समय ज्यादा लगा दे, दीर्घ सूत्री कहलाता है। अब जो हिंदी है ना, उस शब्द के अर्थ में ही उसका अर्थ छिपा होता है, इतनी इजी है हिंदी तो। दुर्गम, जहां जाना कठिन हो। साहित्यक, देखिएगा ध्यान से जरा, यहां साहित्यकार नहीं लिखा गया। साहित्यकार का मीन्स होता है कि साहित्य को रचने वाला, रचने वाला साहित्यकार कहलाता है। साहित्यक लिखा गया है तो साहित्यक का मीन्स होता है कि जिसका संबंध साहित्य से हो। साहित्यक का मीन्स होता है जिसका संबंध साहित्य से हो, और साहित्यकार होता है साहित्य को रचने वाला। संकल्प का मीन्स होता है किसी काम को करने का निश्चय क्या कहलाता है, संकल्प। किसी कार्य को करने का निश्चय क्या कहलाता है, संकल्प कहलाता है। विवेचन, विवेचन होता है गुण और दोष की छानबीन करना। गुण क्वालिटी, दोष दोनों की छानबीन करना क्या कहलाता है, विवेचन कहलाता है। अल्पज्ञ, अल्प माने कम, अल्प माने कम और ज्ञ माने ज्ञानी, अर्थात जो कम ज्ञानी हो, जो कम जानता हो, जिसको जानकारी कम हो, वो अल्प ज्ञानी है, वो अल्पज्ञ है। और अनाहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना, और अनाहूत मतलब जिसे ना बुलाया गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जिसे निमंत्रण ना भेजा गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहूत कहेंगे। आशा तीत, एक और तय लिखना था मुझे। आशा तीत का मीन्स होता है आशा से अधिक। आशा तीत का मीन्स होता है आशा से अधिक। आशा तीत लिखा हुआ आपको शायद ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। आशा तीत होता है आशा से अधिक। अप्रत्याशित का मीन्स क्या होता है, फिर अप्रत्याशित होता है जिसकी इच्छा न की गई हो, जिसकी आशा ही न की गई हो। और एक होता है प्रत्याशी, जिसकी आशा की गई हो। आशातीत, आशा से बहुत परे की बात हो। अप्रत्याशी, जिसकी आशा न की गई हो, और प्रत्याशी, जिसकी उम्मीद हो, जिसकी आशा हो। ये तो हो गया है। अनुपम का मीन्स होता है अन प्लस उपम। इसके अगर हम टुकड़े कर ले तो अन हलंत लगा के टुकड़े करेंगे, दीर्घ संधि नहीं बन रही है, व्यंजन संधि बनेगी। अन प्लस उपम अर्थात जिसकी उपम मतलब कंपेयर, तुलना, उपमा, उपमा अर्थात जिसकी उपमा न हो सके, जिसकी तुलना न का बराबर का ना हो, अनुपम। मैं अनुपम व्यक्ति हूं, मेरी बराबर का कोई नहीं है, मैं टक्कर का व्यक्ति, ऐसा ऐसे अगर कहना चाहे ना तो अनुपम का मीन्स क्या है, अनुपम, अनुपम, अनुपम जिसकी उपमा न की जाए। वाचाल, वाचाल, वाह माने बहुत ज्यादा, चाल, वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। कष्ट साध्य का मीन्स होता है, साध्य मतलब जिसको साधा जा सके, जिसको किया जा सके, साधना। किसी को, किसी कार्य को कंप्लीट कर लेना क्या कहलाता है, साधना। और जिसको कष्ट से साधा जाए, कंप्लीट किया जाए कष्ट के साथ, उसको क्या कहेंगे, कष्ट साध्य। ऐसा वर्क जो हो तो गया लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत लगी, पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए, कष्ट साध्य है किसी काम को करते करते। दुर्जय, दुर माने कठिन और जय माने जीता जाए जिसको। दुर्जय मीन्स होता है जिसको जीतना कठिन हो। आजानुबाहु, आजानुबाहु का मीन्स होता है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। आजानुबाहु का मीन्स होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। भगवान राम और सुभाष चंद्र बोस की भुजाएं माना जाता है कि घुटनों तक लंबी थी। अन्योदर का मीन्स होता है कि जिसका जन्म अन्य उदर से हुआ हो। अन्योदर, अन्योदर सहोदर, अगर एक ही माता की कोख से उत्पन्न हुए बच्चे हैं दोनों तो उनको सहोदर कहेंगे। और अगर किसी दूसरे की
कोख से जन्मा है तो उसको कहेंगे अन्य प्लस उदर, अन्योदर। ए प्लस उ बराबर गुण संधि का उदाहरण है। संधि के क्लास, संधि का रिवीजन कराते हैं अभी। वीर प्रसु, वीर प्रसु का मीन्स होता है कि ऐसी स्त्री वीर पुरुष को जन्म दिया हो, जिसने वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वीर प्रसु। अच्छा, एक शब्द और मैंने लिखा है अवीरा, अवीरा, इसका अर्थ और बता देंगे आप कि अवीरा का मीन्स का अर्थ क्या होता है। जिससे स्त्री के पति और पुत्र दोनों ही ना हो उसे क्या कहते हैं, अवीरा कहते हैं। अब बारी आपकी है। दीर्घ सूत्री का मीन्स होता है, बताइए जरा, आपके माइंड में मेरा मुख से आंसर आने से पहले आ गया तो समझिए कि आप बराबर लेवल में चल रहे हैं। जिस लेवल की मैं तैयारी करा के चल रहा हूं आप उसके लेवल में चल रहे हैं। और आपके आंसर अगर नहीं आ पाते हैं याद, 50% के याद नहीं है, तो आप समझिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, आपको मुझसे फिर ऑफलाइन पढ़ने की आवश्यकता है। तो दीर्घ सूत्री का मीन्स होता है कि हर काम को देरी से करने वाला। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जाए। साहित्यक, जिसका संबंध साहित्य से हो। मेरा आंसर आने से पहले आपके माइंड में आंसर आना चाहिए, तब आप बराबर चल रहे हैं, तब आप पगार पर हैं, किनारे पर हैं, अध्यापक बनने के, अध्यापिका बनने के, लेखपाल बनने के, ग्राम विकास अधिकारी बनने के कगार पर हैं, यूपी में यूपीपी में शामिल होने के आप कगार पर हैं। संकल्प, किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कहलाता है संकल्प। विवेचन, गुण और दोष का छानबीन करना विवेचन कहलाता है। अल्पज्ञ होता है कम जानने वाला, और अनाहूत होता है जिसे ना बुलाया गया हो। आशातीत होता है आशा से बहुत अधिक, और अप्रत्याशित जिसकी आशा ही ना की गई हो। अनुपम का मीन्स होता है कि जिसकी कंपेयर कर बराबर का कोई ना हो, अतुलनीय। वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। कष्ट साध्य, जिसको कठिनाई से साधा जा सके। दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जाए। आजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अन्योदर, अन्य माता से उत्पन्न हुआ भाई। और वीर प्रसु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। नेक्स्ट पेज। अगर आपको लगे ना कि वास्तव में क्लास में दम है तो क्लास को शेयर जरूर करके आना, और क्लास को शेयर ना करके पाप के भागीदार ना बने। देखिएगा, संधि लिखी जा रही है, संधि लिखी गई है बोर्ड पर। उम्मीदें हैं, देखिएगा मैं संधि सारी नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब यहाँ नहीं पढ़ाएंगे इस क्लास में। अब क्यों कि कई ऐसी वीडियो हैं जिन वीडियो में मैंने संधि पहले कवर करा दी हैं। धीरे धीरे कुछ संधि मैंने कवर करा दी हैं। पूरी एक वीडियो में एक ही वीडियो में पूरी संधि कराने का भी प्रयास किया है। अब हर बार अगर यही कराते रह गए कि भाई एक प्रश्न आया है उस पर पूरा टॉपिक कवर कराना पड़ रहा है तो नहीं हो पाएगा। आप पिछली वीडियो को देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके दे दी है। प्लेलिस्ट का नाम है यूपी लेखपाल, यूपीपी और यूपी SSC के लिए हिंदी। उसमें सारी हिंदी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के हिसाब से, देख लेना उसमें। और ये जो बोर्ड पर लिखे गए हैं सारे स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार, उन 5 प्रकारों में से ही संधि यहाँ पर लिखी गई हैं। उम्मीदें हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को आती होंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, अपनी ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाई है और ऑनलाइन भी पढ़ाई है। उम्मीदें अब खरी कितने आप उतरते हो उन उम्मीदों पर, बात यह है। तो सबसे पहले जो शब्द लिखा गया है वो शब्द लिखा गया है मुक्तावली। और मुक्तावली के टुकड़े कैसे करेंगे, मुक्त प्लस अवली। मुक्त प्लस अवली, मुक्त मतलब होता है फ्री और अवली मीन्स होता है पंक्ति, अर्थात जो पंक्ति फ्री हो, मुक्त पंक्ति। और अगर जब मुक्त में देख रहे हैं तो प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद भी ए है, और ए को जोड़ते हैं तो आ बनता है। और जब आ बनेगा, नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, चलिएगा जरा कुछ करते हैं। अरे रुको भाई, रुको। अब दिख रहा है, मुक्त प्लस अवली और ए प्लस ए को जोड़ा गया है तो आ बना है, और जब आ विकार बना है तो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। तो अर्थात इसमें संधि दीर्घ संधि होगी। आगे लिखा गया है नवोदय। अच्छा, खुद सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि नवोदय के टुकड़े कैसे होंगे। मैं ना आपको इस क्लास के समाप्त होने पर एक ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा कि आपको एक बार संधि पढ़ने के बाद ना दोबारा कोई भी संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकमात्र एक ट्रिक, एक ही ट्रिक, चाहे आपकी स्वर संधि के 5 प्रकार हो, विसर्ग संधि हो या अयादि संधि हो, सॉरी विसर्ग या व्यंजन संधि, कैसी भी संधि आ जाए, एक ट्रिक बता करके जाएंगे, मात्र एक ट्रिक। उस एक ट्रिक ही काम कर जाएगी। एग्जामिनर चाहे जो पूछे ना, आपका माइंड आंसर देगा उसका। देखिएगा, लिखा गया है नवोदय, नव प्लस उदय।
नव प्लस उदय, और विकार जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा नव ए प्लस उ बराबर जुड़ेगा तो ओ, और संधि बनेगी इसके अंदर गुण संधि बन जाएगी। ठीक है, संधि कौन सी बनेगी इसको कर लेते हैं इधर थोड़ा सा। गुण संधि बन जाएगी, नवोदय, ए प्लस के पहले ए है, प्लस के बाद ओ है तो ओ रखा, ओ बना, ए और ओ को बढ़ेंगे तो ओ और ओ को एक साथ बोले ना, ए आ और ओ को एक साथ बोलेंगे तो आ जाएगी ओ, ओ बनाया ओ, तो एक मात्रा वाला विकार आया है तो गुण संधि हो जाएगी। आगे देखिएगा वध आगमन के टुकड़े कैसे करेंगे, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन, प्लस के पहले ओ है छोटा वाला तो ओ लिखा, प्लस प्लस के बाद में है आ, और जब ऊ और आ को जोड़ते हैं तो ऊ और आ को जोड़ने पर बनेगा वाह, वाह वाह की आवाज आएगी, वाह। देखो बोलो जरा, वाह, वाह की आवाज आएगी। और जब वाह बना है और वाह के पहले अगर आधा अक्षर आए, जो हमारा विकार बना है उस विकार के पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वहां संधि होती है यण संधि, अर्थात यहां संधि बन जाएगी यण संधि। इतनी आसान है संधि। आगे लिखा गया समुद्र उर्मी, समुद्र उर्मी के टुकड़े क्या हो जाएंगे, समुद्र प्लस उर्मी, उर्मी मीन्स होता है लहर, समुद्र की लहर, समुद्र की तरंग, समुद्र ए की आवाज आई है प्लस उ, और जोड़ने पर बनेगा ओ, यहां भी बनेगी संधि गुण संधि। ये ओ बना है ये वाला ओ विकार बना है तो कौन सी संधि, गुण संधि बनेगी। भावन के टुकड़े हो जाएंगे भो प्लस अन, भो प्लस अन, ये बड़ा वाला ओ प्लस ए को अगर जोड़ेंगे तो बनेगा आव, और जब प्लस के पहले छोटा है बड़ाए, छोटा हो बड़ा हो आए तो 1000 बार बता चुके हैं, वहां पर अयादी संधि बनती है, यहां संधि बन जाएगी, अयादी संधि बन जाएगी। एक ट्रिक बताएंगे, कहीं जाना नहीं है वीडियो छोड़कर। स्वाधीन के टुकड़े हो जाएंगे स्व प्लस अधीन, ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो किसी एग्जामिनर ने नहीं बताई होगी, किसी पढ़ाने वाले ने नहीं बताई होगी। स्व प्लस अधीन के टुकड़े करेंगे स्व ए प्लस ए, और ए को जोड़ेंगे तो बनेगा आ, और इसलिए यहां जो संधि बन जाएगी वो बनेगी दीर्घ संधि। जब एक सी जाति के विकार जुड़ते हैं तो वहां दीर्घ संधि बनती है, 1000 बार पढ़ रखा है नहीं। अत्यंत के टुकड़े हो जाएंगे अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, ये हो जाएगा छोटा वाला ई प्लस ए, और जब ई और ए को जोड़ते हैं तो ई और ए को जोड़ने पर बनेगा ये की आवाज आएगी, बोलो जरा, ये कौन सा, यह बना है यह, और जब यह बना है तो देखिएगा कि यह के पहले आधा अक्षर है, और जब विकार के पहले आधा अक्षर आए तो दोनों आंखें बंद कर लेना और लगा देना कि यण संधि होगी, अर्थात यहां भी यण संधि है। आगे है जय शब्द, मान जाएंगे अगर आपने इस शब्द के टुकड़े कर दिए तो मान जाएंगे आपको, सुनिएगा जरा, जे प्लस ए, जे प्लस ए इसके टुकड़े हो जाएंगे, और ये हो जाएगा ए प्लस ए बराबर बनेगा यह, और मैंने बताया कि जब प्लस के पहले छोटा ए बड़ा छोटा बड़ा आए तो वहां पर आप अयादी संधि लगा देना, यहाँ अयादी संधि बन रही है। आगे लिखा गया है वीरोचित, वीरोचित का मतलब होता है वीर प्लस उचित, टुकड़े करेंगे इसके तो हो जाएंगे वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित, और ए प्लस उ बराबर बनेगा ओ, और उस संधि जब एक मात्रा का बना है तो संधि गुण संधि की ओर इशारा करती है, गुण संधि हो जाएगी। देखिएगा अब मेरी बात को सुनो जरा, अब वो ट्रिक मैं यही बता दूं, ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जब भी आप संधि वाला टॉपिक पढ़ें, जब भी संधि वाला टॉपिक पढ़ें आप, तो आपको ये काम करना है कि जो शब्द दिए गए हैं, करना है ये काम आपको, जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के टुकड़े जो होंगे वो टुकड़े, जैसे वीर, वीरोचित शब्द था तो वीरोचित शब्द के टुकड़े हुए वीर प्लस उचित, इस शब्द को आपको 4 बार पढ़ना है, बस इतना करना है। वीरोचित वीर प्लस उचित, वीरोचित वीर प्लस उचित, वीरोचित वीर प्लस उचित, वीरोचित वीर प्लस उचित, बस इतना करना है, और एक ही शब्द के साथ नहीं करना। यह प्रक्रिया आपको प्रत्येक शब्द के साथ में करनी है, और जब आप इस काम को कर लोगे और 5वीं बार जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, जब भी आप टेस्ट में दोगे, जब भी आप ऑनलाइन क्लास पढ़ते समय आपके सामने वीरोचित शब्द आएगा तो आपका अलाउद्दीन का चिराग आपसे खुद कहेगा
इस बार कि वीरोचित, वीर प्लस उचित, क्यों कि करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रसरे यावत जात से सिल पर होत निशान। बार बार अभ्यास करने से जड़मत, जड़ का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, जिसका मत, जिसके विचार बिल्कुल धूर्त हो, सुजान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाल्टी में बंधी हुई रस्सी बार बार जब कुएं में डाली जाती है, पत्थर से टकरा करके पत्थर पर भी निशान कर देती है। देखिएगा, और इसी बात को आप पढ़ लेंगे जरा। देखिए, जे प्लस है, बाकी रूल वो लगाएगा। रूल तो आपको समझ आ जाएंगे जब आप संधि को टुकड़े करने सीखो, रूल आपको तभी समझ आ जाएंगे, रूल पर मत जाइएगा। अत्यंत, अति प्लस अंत, वीरोचित, वीर प्लस उचित हो गया था। स्वाधीन, स्व प्लस अधीन। भावन, भो प्लस अन, भावन भो प्लस अन, ये 5 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है आपको। समुद्र उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, और टुकड़े निकालने की कोशिश करना है अर्थ की। वधु प्लस आगमन, वधु तो आप समझते हैं, आगमन आना, वधु का आना। संधि वही होगी जहां 2 टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े होने के बाद दोनों शब्दों के अपने अर्थ भी बनेंगे, तो अर्थ भी याद रखिएगा। नव प्लस उदय, नवोदय। आगे कहा गया है मुक्तावली, मुक्त प्लस अवली। अगले शब्दों को टुकड़े कराते हैं आप जरा, अगले शब्द को अगले। अब यहां लिखा गया है, नेक्स्ट लिखा गया है मुक्तावली, तो शायद हो गया था, मुक्तावली तो लिख दिया था, इसका क्या लिखना अब दोबारा से, मुक्त प्लस अवली तो हो गया था। लिखा गया है नवोदक, हो जाएगा नव प्लस उदक। उदक बोलते हैं पानी को, अर्थात नया पानी। नव प्लस उदक, प्लस के पहले लगा हुआ है ए और उसके बाद है उ, और ए और ओ को जोड़ने पर बनता है ओ, और संधि बन जाएगी यहाँ पर गुण संधि। कोई शक नहीं होगा। आप 2 बार पढ़िएगा कि नवोदक के टुकड़े कैसे करते थे, 2-4 बार पढ़ तो लो, एक बार मुख से बोल बोल करके पढ़ लो, फिर आपका माइंड खुद कहेगा ना कि हाँ ऐसे होंगे। न्यास के टुकड़े कैसे हो जाएंगे, नी प्लस आस, नी प्लस आस। आप बताइए कि जब मुझे नहीं आते तो मैंने भी तो इस पर अभ्यास किया है। आज मेरे आप बोलिए जरा कौन सा शब्द मुझे बोलना है, लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में कौन सा शब्द आपको लिखना है। सारे शब्द रटे पड़े हैं। कैसे, करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, सुजान बन जाओगे, आप भी सुजान बन जाएंगे। तो नी प्लस आस के टुकड़े हो रहे हैं, ई प्लस आ बराबर बनेगा या, और या के पहले आधा अक्षर है तो इसलिए इसमें यड़ संधि बनेगी। आगे कहा गया उमेश, इसके टुकड़े हो जाएंगे उमा प्लस ईश। उमा पर्यायवाची होता है लक्ष्मी का, और उनके ईश कौन, लक्ष्मी के प्रवास भगवान कौन है, विष्णु है। तो ये हो जाएगा बड़ा वाला आ प्लस बड़ा वाला ई, और आ और ई को जोड़ने पर बनेगा ए, और जब एक मात्रा का विकार बनता है तो संधि गुण संधि बन जाती है। आगे लिखा गया जलोक, जल प्लस ओक। जल तो आप समझते हैं, और ओक मीन्स होता है तालाब, ओक मीन्स होता है तालाब, ओक तालाब का पर्यायवाची है। जलो, ए आया है जय ले में से, और उसके बाद है ओ, और जब ए और ओ को जोड़ेंगे तो इस बार ये बनेगा बड़ा वाला ओ, बड़े वाले में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात यहाँ जो संधि बनेगी वो बनेगी वृद्धि संधि। आगे कहा गया है मत एक, तो मत प्लस एक, मत प्लस एक हो जाएगा, मत प्लस एक। ए आ रहा है निकल के तय में से, उसके बाद है ए, और ए और ए को जब एक साथ जोड़ेंगे तो इससे बड़े वाले में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी कौन सी संधि बनेगी, वृद्धि संधि बन रही है। भावुक के टुकड़े हो जाएंगे भो प्लस उक, 2 मात्राओं से होंगे, भो प्लस उक। यह हो जाएगा औ प्लस का ऊ, और जब ओ और ऊ को जोड़ेंगे तो बनेगा आवू, और आवू बना है, जब प्लस के पहले छोटा है बड़ा है, छोटा और बड़ा आता है तो संधि होती है अयादी संधि, यहाँ पर बनेगी संधि अयादी संधि, यहाँ बन जाएगी। आगे कहा गया है धावक, धावक के टुकड़े हो जाएंगे धो प्लस अक, धो प्लस अक। ये हो जाएगा बड़ा वाला ओ, बड़ा वाला ओ है प्लस के आगे, प्लस के बाद है ए, और जब ए और ओ और ए को जोड़ते हैं तो बनता है आव। देख, आओ और ऊ को जोड़ा तो आवू बना, और आओ और ए को जोड़ेंगे तो आव बनेगा। यहां भी कौन सी संधि का उदाहरण जा रहा है, अयादी संधि बनेगी। आगे कहा गया है नेक्स्ट धर्मार्थ, तो यहां हो जाएगा धर्म प्लस अर्थ, धर्मों में से आएगा ए, प्लस में है ए, और ए और आ को जोड़ने पर बनेगा आ, और संधि बनेगी दीर्घ संधि। आपको दिए गए हैं 30 सेकंड, और 30 सेकंड नहीं चाहते तो वीडियो को करिएगा पुश, और पुश करने के बाद ये जो शब्द हैं इनको 4-4 बार बोल करके पढ़ना है और देखना है। नवोदक, नव प्लस उदक,
नवोदक नव प्लस उदक, नवोदक नव प्लस उदक, नवोदक नव प्लस उदक। अब बताइए जरा, आप अगर 2 साल बाद भी आपके माइंड में नवोदक शब्द आएगा ना, तो नवोदक का उत्तर आपका ये दिमाग दे देगा, आपका दिमाग दे देगा। क्यों? कि हमने इस पर प्रैक्टिस की है, कई बार इस पर क्या किया है, कई बार इस पर हमने प्रयास किया। अच्छा एक बात समझिए, आप मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। कई बार जब हम एक वर्तनी हमसे पूछी जाती है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, वर्तनी में कौन सा गलत है, कौन सा लिखा हुआ सही है, तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार लिखने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, लिख करके माइंड यूज नहीं कि लिखने। क्यों? कि हमने हाथ से इस हाथ से 1000 बार लिखवाया है, 1000 बार उस शब्द को लिखवा चुके हैं, तो ये हाथ हमारा बिना माइंड के भी लिख देगा, उसको तुरंत लिख देगा। कई बार आप क्या देखते हैं कि मैं बोलता रहता हूं, मुख से बोलता रहता हूं और बोर्ड पर हाथ चलता रहता है, हाथ ने इतनी प्रैक्टिस की है कि हाथ लिखना सीख गया उस शब्द को। आप समझिएगा, जब आप अपना सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करते समय, नाम लिखते समय अपना, तो क्या माइंड का यूज करते हैं? नहीं, इस हाथ को आप सिग्नेचर करते करते, नाम लिखते लिखते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि तुरंत लिख देता है, ये तुरंत लिख देता है। तो उसी प्रकार से जब आप इस शब्द पर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड खुद सेट हो जाएगा। क्या आपसे अगर पूछा जाए, आप अगर मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपका जो कीपैड है, क्या आपको पता है कि उसमें के कहाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि के कहाँ है तो आप बता नहीं पाओगे, कि सोच के बताओगे कहाँ, अरे नहीं बता पाओगे। पी कहाँ है, आप नहीं बता पाओगे किधर है पी। लेकिन जब टाइप करते हैं तो आराम से चलता है कि नहीं चलता है। तो इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि एग्जामिनर कुछ भी कहीं से भी पूछ ले, आपका माइंड ही उसका आंसर दे दे तुरंत, ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता ही ना पड़े। आगे कुछ रचनाएं और लेकर के आ रहे हैं, कुछ रचनाएं लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पर कुछ रचनाएं लिखी गई हैं और इन रचनाओं के आंसर मैं आपको बताऊंगा या लिख भी दे। चलो देखते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है मेरे लिखने से। सबसे पहले मैं चलो बताने का ही प्रयास करते हैं। लिखा गया है संस्कृति के 4 अध्याय, और संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। विचार कीजिएगा कि कौन हो सकते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध है, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। किनकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय। कहीं ना कहीं आपने इस पुस्तक को पढ़ रखा है, कला और बूढ़ा चांद। ये सारी वही रचनाएं मैंने लिखी हैं यहाँ पर जिनको आप जानते हैं। आंगन के पार द्वार इन्हीं हथियारों से, कर पा रहे हैं? हो जाएंगे, एक बार विचार कीजिए। पिछली बार भी ऑफलाइन क्लासों में मैंने इनको बहुत ज़्यादा पढ़ाया है। देखते हैं जरा, चलो इंदुमती से शुरुआत करते हैं। इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी, क्या लिखा मैंने, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। आगे गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। सेवा सदन के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, शॉर्ट में लिखा है प्रेमचंद, प्रेमचंद जी की रचना है। गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, छोटी वाली ये आती है, राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीमणि का पर्यायवाची होता है। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अतीत के चलचित्र, सॉरी कहाँ बोला, अतीत के चलचित्र के रचनाकार महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की रचना है। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। इन्हीं हथियारों से के रचनाकार हैं अमरकांत। अमरकांत किनकी रचना है? अमरकांत जी की रचना है, अमरकांत की। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? सच्चिदानंद हरिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय का मीन्स होता है जिसको ना जाना जा सके, अज्ञेय जी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर पर्यायवाची होता है सूर्य का। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची, एक बार ध्यान के साथ देखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत जी की है।
आंगन के पारद्वार अज्ञेय जी से संबंधित है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी की रचनाएं, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती और इंदुमती कहानी के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अब मैं इसको करता हूँ रफ। अब बारी आपसे पूछे जाने की है। देखते हैं कि आपकी IQ कितना है, आपकी जो मेमोरी है वो कितनी है, कितना याद रख पाते हो आप। देखिएगा, इनको मैंने कर दिया रफ। अब बारी वही कि मेरे मुख से प्रश्न का आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले संस्कृति के 4 अध्याय। अगर आपको और समय चाहिए तो बैक करके पुश करके एक बार और रिवीजन कर लो, फिर देख लेना। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आंगन के पारद्वार अज्ञेय जी की रचना है और इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी की रचना है। मेरा आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। अतीत के चलचित्र के रचनाकार महादेवी वर्मा है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। सेवा सदन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती हैं और इंदुमती के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। किशोरी लाल गोस्वामी। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दम है तो लाइक करें, और मैं मानता हूं कि दम तो है वीडियो के अंदर, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं लिख करके एक साथ उनके आंसर फटाफट बता देना कोई अनुभवी टीचर ही बता सकता है। वरना इतनी सी वीडियो को बनाने के लिए ना 56 बार ट्रेनिंग करके आएगा कोई व्यक्ति, अभ्यास करके आएगा। और मैं चाहे कोई संधि हो, जो भी माइंड में आ जाए तुरंत बोल रहा हूँ, इसका मतलब अच्छे से प्रैक्टिस है पढ़ाने की भी, हिंदी पर अच्छे से फोकस किया हुआ है कि कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो आपसे भी मैं फिर से वही उम्मीद करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जहां भी रहते हैं, जिन दोस्तों में रहते हैं, आप जहां पढ़ते हैं, साथ वाले अभ्यर्थियों से अपनी बेंच के 4 अभ्यर्थियों का मोबाइल फ़ोन लें और उनके फ़ोन में खुद अपने हाथों से सब्सक्राइब चैनल को करें, उसको शेयर करें। जो यहाँ आपको इम्पोर्टेंट सारी GS भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट सारी आपको हिंदी भी मिलने वाली है, बिल्कुल सटीक सवाल एग्जाम की दृष्टि से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।